हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन के, और जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है। और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ए ऑप्शन रहेगा भारत मुनिकृत नाट्य शास्त्र, बी ऑप्शन रहेगा योग विशिष्ट, सी ऑप्शन रहेगा महाभारत और डी रहेगा ब्रह्मसूत्र। और इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर रहेगा महाभारत। पंचम वेद महाभारत को कहा जाता है। वर्तमान में महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक है। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और प्रारंभ में महाभारत में 8,800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता नाम दिया गया था। और वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और तब इसे महाभारत या लक्ष्य संहिता या सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था। और ऑप्शन ए में रहेगा हमारे पास स्वामी विवेकानंद, बी रहेगा महावीर स्वामी, सी रहेगा महात्मा बुद्ध और डी रहेगा दयानंद सरस्वती। और इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारे पास रहेगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल की तराई में एक वन है जहाँ पर हुआ था, और जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और इनका लालन पालन इनकी मौत से प्रजापति गौतमी ने किया था। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था और बोध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी। और आंसर में ऑप्शन ए रहेगा 1827 ईस्वी में, बी रहेगा 1829 ईस्वी में, सी रहेगा 1828 ईस्वी में और डी रहेगा 1830 ईस्वी में। और इसका आंसर देख लेते हैं तो आंसर हमारे पास रहेगा 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में इस प्रथा पर यानी कि सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। और यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक विधवा महिला अपने पति की मृत्यु के बाद स्वैच्छिक रूप से या बलपूर्वक उसे खुद का बलिदान कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्लैक पैगोडा स्थित है। और आंसर में ऑप्शन ए रहेगा खजुराहो में, बी रहेगा मदुरई में, सी रहेगा कोणार्क में और डी रहेगा महाबलीपुरम में। और आंसर में हमारे पास रहेगा कोणार्क में। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और बात कर लेते हैं सप्त पैगोडा, तो महाबलीपुरम में स्थित मंदिरों को सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और 13वीं शताब्दी में यह एक हिंदू मंदिर था। इसी 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगराज वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे स्वामी विवेकानंद, बी रहेगा महात्मा गांधी, सी रहेगा दयानंद सरस्वती और डी रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। बात कर लेते हैं इसके आंसर की, तो आंसर रहेगा हमारे पास दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और उनके द्वारा ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना या शुरुआत की गई थी। आर्य समाज का आदर्श वाक्य था वेदों की ओर लौटो। बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो वो एक समाज सुधारक थे और उन्होंने वेदों पर भाष्य के रूप में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया। और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे लॉर्ड लिंटन, बी रहेगा लॉर्ड डलहौसी, सी रहेगा लॉर्ड कैनिंग और डी रहेगा लॉर्ड वेल्जले। और इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा लॉर्ड लिंटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिंटन के द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार किसी स्थानीय भाषा के अखबार के संपादक को प्रकाशन से पहले प्रकाशन की सामग्री को पुलिस से समीक्षा करानी होती थी। और ये बाद में इस कानून को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया था। और इसमें ऑप्शन रहेंगे कैनिंग,
बी ऑप्शन रहेगा वेल्जली, सी रहेगा डलहौसी और डी रहेगा विलियम बेंटिक। इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर रहेगा हमारे पास डलहौसी। राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का नाम है कि शुरुआत लॉर्ड डलहौसी ने की थी। इसके अनुसार यदि किसी रियासत या राज्य में उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसके तहत 1848 ईस्वी में जैतपुर एवं संभलपुर को, 1849 ईस्वी में बघाट को, 1850 ईस्वी में और उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर को 1854 ईस्वी आदि रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे अकबर, बी रहेगा जहांगीर, सी रहेगा शाहजहां और डी रहेगा औरंगजेब। आंसर की बात करते हैं तो आंसर रहेगा जहांगीर। शालीमार बाग श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में है और यह भारत में यह एक मुगल उद्यान है। इसे शालीमार गार्डन्स या फ्रा वक्श और फैज वक्श के नाम से भी जाना जाता है। बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनवाया था। वर्तमान में यह एक सार्वजनिक पार्क है और इसे श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे पशुपति, बी रहेगा ब्रह्मा, सी रहेगा इंद्र और वरुण और डी रहेगा विष्णु। और इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारे पास रहेगा पशुपति। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी या देवी शक्ति मातृ के उपासक थे। इसके अलावा योनि पूजा, लिंग पूजा, प्रकृति पूजा, पीपल, अग्नि पूजा आदि हवन कुंडों की पूजा करते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पशुपति महादेव की भी पूजा सिंधु घाटी के लोगों द्वारा की जाती है, जिसका कि वर्तमान में मंदिर नेपाल में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग के सभ्यता के लोग गैंडा और बैल जैसे पशुओं की भी उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, न अपील, न वकील, न दलील कथन किससे संबंधित है? और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेगा एल्बर्ट बिल, बी रहेगा रॉलेट एक्ट, सी रहेगा साइमन कमीशन और डी रहेगा आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों से। और इसका आंसर हमारे पास रहेगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार के न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की गई थी और इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द कर दिया गया था। इसका अर्थ है कि यदि सरकार किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर रख सकती थी और इसके लिए सरकार को किसी से भी कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं थी। किस बौद्ध शासक ने बौद्ध धर्म को या बौद्ध मत को संरक्षण दिया? और आंसर में ऑप्शन रहेंगे हमारे पास ए हर्षवर्धन, बी रहेगा अशोक, सी रहेगा समुद्रगुप्त और डी रहेगा कनिष्क। और इसके आंसर देख लेते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास अशोक। बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर, कलिंग वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा पर आक्रमण किया था। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? 13वें अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें कि अशोक के कलिंग पर आक्रमण और उसके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म में अशोक को उपगुप्त द्वारा दीक्षित किया गया था। बात करते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिन्हें बाद में पुष्यमित्र शूल ने तोड़वा दिया था। अशोक का वर्णन, अशोक यानी कि उसका नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है? मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको डिस्कस करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय एक महान केंद्र था। और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे बौद्ध मत सीखने का, बी रहेगा जैन मत सीखने का, सी रहेगा वैष्णव मत सीखने का और डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। और बात करते हैं इसके आंसर की, तो आंसर रहेगा हमारे पास बौद्ध धर्म या बौद्ध मत सीखने का। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 414 से 454 ईस्वी के बीच में कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ये पहले एक बौद्ध विहार था, जिसे बाद में एक विश्वविद्यालय के रूप में
बनाया गया। बात करते हैं कि इसमें 10,000 बौद्ध भिक्षु यानी कि छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे और 1,000 से 1,600 के बीच में टीचर उनको पढ़ाते थे। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था और हर्ष ने 100 गांव का राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय को दान के रूप में दिया था उसको चलाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसमें आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई तो किसके द्वारा? आंसर में हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए रहेगा दंती दुर्ग द्वारा, बी रहेगा अमोघवर्ष द्वारा, सी रहेगा गोविंद तृतीय द्वारा और डी रहेगा इंद्र तृतीय द्वारा। और इसका आंसर हमारे पास रहेगा दंती दुर्ग द्वारा। बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हमारे पास दंती दुर्ग आ जाएंगे और इनकी राजधानी के बारे में हम बात करते हैं तो राजधानी रहेगी इनकी मान्याखेत, जो कि वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। दंती दुर्ग ने एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। और बात करते हैं कि राष्ट्रकूटों ने किनका निर्माण करवाया था तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है, जो कि वर्तमान में कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बात करते हैं कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से 34 तक उसमें जैनों की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को आगे बढ़ाया? और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन रहेगी बलबन, सी रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक और डी रहेगा इल्तुतमिश। बात करते हैं इसके आंसर की तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा बलबन। बलबन एक इलबरी तुर्क था और जिसको जो कि दिल्ली का शासक बना था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और नसीरुद्दीन महमूद ने इन्हें उलग खां की उपाधि दी थी। बात करते हैं कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति चलाई और इसके अतिरिक्त उन्होंने सिजदा, पैबोस प्रथा और फारसी त्यौहार नौरोज का भी आरंभ करवाया। रक्त और लौह की नीति क्या होती है कि दुश्मन का दूर तक पीछा करना और उसे मार डालना। बात करते हैं कि उन्होंने सैन्य विभाग में एक दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, 1526 में किस मुगल बादशाह ने पानीपत का युद्ध लड़ा था? और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए बाबर, बी रहेगा हुमायूं, सी रहेगा अकबर और डी रहेगा औरंगजेब। और बात करते हैं हम इसके आंसर की तो आंसर हमारे पास रहेगा बाबर। बात करते हैं बाबर की तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक के रूप में माना जाता है और ये तुर्की की चगताई शाखा से संबंधित थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बात करते हैं 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 1528 ईस्वी में बाबर के द्वारा चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। बात करते हैं हम बाबर की तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में थी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसमें मुंबई यानपद शैली का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जंतर मंतर अवस्थित है और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे महाराष्ट्र में, बी रहेगा उत्तर प्रदेश में, सी रहेगा गुजरात में और डी रहेगा राजस्थान में। और अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर रहेगा हमारे पास उत्तर प्रदेश। जंतर मंतर जो कि यंत्र और मंत्र का अपभ्रंश रूप है, यानी अपभ्रंश रूप में इसे यंत्र और मंत्र कहा गया है। सवाई जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था और जो कि जयपुर, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली और वाराणसी में भी स्थित थी। पहली वेधशाला 1725 ईस्वी में दिल्ली में बनी थी। इसके बाद 10 वर्षों के पश्चात 1734 में जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किया गया और इसके 15 वर्षों के बाद 1748 में मथुरा, उज्जैन और बनारस में भी इस तरह की वेधशालाओं का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित पहला भारतीय कौन था? और आंसर में हम ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन ए रहेगी दादा भाई नौरोजी, बी रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, सी रहेगा बी पाल और डी रहेगा लाला लाजपत राय। और इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका हमारे पास रहेगा दादा भाई नौरोजी।
6 जुलाई 1892 को दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय गैर श्वेत थे। उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले एशियाई सदस्य के रूप में भी जाना जाता है और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। 1867 में उन्होंने आर्थिकी का निकास सिद्धांत दिया था और इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि भारत के आर्थिक राजस्व का चौथाई भाग ब्रिटेन द्वारा यानी कि जब्त किया जा रहा है या उसके द्वारा भोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, महात्मा गांधी गहरे रूप से किसके लेखन से प्रभावित हुए थे? और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे बर्नार्ड शॉ, बी रहेगा कार्ल मार्क्स, सी रहेगा लेनिन या लियो और डी रहेगा टॉलस्टॉय। और इसका आंसर की बात करते हैं तो आंसर रहेगा हमारे पास टॉलस्टॉय। बात करते हैं महात्मा गांधी उल्लेखनीय रूप से कुछ व्यक्तित्वों से प्रभावित थे और जिनने गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया, जिनमें कि लियो टॉलस्टॉय प्रमुख रूप से है और इनकी बुक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से बहुत प्रभावित हुए। इसके साथ ही जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट और हेनरी थोरो के सिविल डिसऑबीडियंस से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगरमेज या जेंडरमेज कहा गया है? और आंसर में हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए रहेगी अजातशत्रु, बी रहेगा कालाशोक, सी रहेगा महापद्म नंद और सी रहेगा घनानंद। और इसके आंसर की बात करते हैं हम तो आंसर रहेगा हमारे पास घनानंद। यूनानी लेखकों ने घनानंद को अगरमेज या जेंडरमेज कहा है और घनानंद सिकंदर का समकालीन माना जाता है, यानी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध में शासक घनानंद थे। बात करते हैं हम घनानंद के सेना के बारे में तो इसके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 से 6,000 तक हाथियों की सेना थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मगध में मौर्य वंश की स्थापना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? और आंसर में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे हेरोडोट्स, बी रहेगा अरस्तु, सी रहेगा प्लूटो और डी रहेगा सुकरात। और इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर रहेगा हमारे पास हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक या इतिहास के पिता के रूप में माना जाता है। बात कर लेते हैं कि हेरोडोट्स की बुक्स का क्या नाम है, हिस्टोरिका। और हेरोडोट्स जो मूल रूप से रोम के निवासी थे और हेरोडोट्स पहले इतिहासकार थे जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप में दर्ज किया और रोमन राजनेता सिस्रो ने इन्हें इतिहास के पिता का खिताब दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।